हेलो बच्चों। तो आज हम पार्ट 2 में फिर से जो हमारा बच गया था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात जब हम कर रहे थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इंस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा एंड जिसकी वजह से प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो जाएगा और बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। एंड इसमें मैंने कहा था कि वॉल्यूम को आपको अगर इंक्रीज करना है तो आप दो मेथड फॉलो करोगे। एक तो आप अपनी डायाफ्राम को जो डोम शेप है उसको फ्लैट कर दोगे, जिसकी वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो हमारा स्टर्नम होता है वो ऊपर की तरफ उठेगा एंड जो हमारी रिब्स होती हैं वो भी हमारी साइडवेज में जाएंगी, लेटरली जाएंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज एंड ड्यू टू विच प्रेशर ऑफ द कैविटी डिक्रीज एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर एयर है वो अंदर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन में हमारे पास कितना टाइम जाता है, करीबन जो हमारी इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये 3 सेकेंड लेती है। एंड क्योंकि इसमें आपको डायाफ्राम को डोम शेप से फ्लैट करना है, राइट, तो आपको इसमें क्या करना होगा, जो डायाफ्राम है उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा। तो यहाँ पे हमने डायाफ्राम जो फ्लैट हुआ था, कैसे हुआ था, बाय द कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आप किसी चीज की कॉन्ट्रैक्शन करते हो बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो चाहे हम डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करें या फिर जो हमारे पास रिब्स थी, इसकी साइड में कट एंड ऑफ रिब्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यानी कि जो कोस्टल रिब्स हैं उनको कट सेक्शन में दिखाया गया है। एंड इसके चारों तरफ यानी इस जो कोस्टल रिंग्स हैं इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, जब आपके रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ जाते हैं। एंड इसी तरह जब डायाफ्राम आपका नीचे की तरफ जाता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो ड्यू टू ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा था, तो हमने क्या किया, इंस्पायर किया। बट अगर हमें रिलैक्सेशन करना हो तो चलिए अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की। ये थी हमारे पास इंस्पायरेशन की प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन में मैं आपको एक चीज लिखवा देती हूँ कि क्या क्या होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्पायरेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से ये कैसी प्रोसेस हो जाती है, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस है और इसमें टाइम कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड का इसमें टाइम लगता है। इंस्पायरेशन में आपके पास क्या क्या होता है, डायाफ्राम जो है वो आपका फ्लैट हो जाता है। कैसे फ्लैट हो जाता है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इसमें ये आपका डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, डोम शेप से ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लैट। क्लियर। उसके अलावा हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटर को मैंने आई लिखा है, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो क्या करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स है एंड जो स्टर्नम है, रिब्स एंड स्टर्नम, ये कहाँ जाएगा, ये आउटवर्ड और अपवर्ड जाएगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। एंड ड्यू टू विच क्या होने वाला है आपके पास, फाइनली आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ द थोरेसिक कैविटी। एंड इन द लास्ट आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपका डिक्रीज। एंड जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, बाहर से जो एयर है वो आउट टू इन हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन हम इसको बोलते हैं दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। बट अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन की, यानी कि अब आपको जो आपने चीजें कॉन्ट्रैक्ट की थी, आपको उनको क्या करना होगा, रिलैक्स कंडीशन में लेकर के आना होगा। और ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हमने फोर्सफुल ब्रीदिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं किया है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, तो फाइनली मैं आपको उस कंडीशन की बात दिखाती हूँ जहां पे हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थे और हमारा जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया था, हमारा जो डायाफ्राम था ये फ्लैट हो गया था एंड ये जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था स्टर्नम और रिब्स के ऊपर जाने की वजह से, इसको हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में हुआ था। बट अब हमने इसको वापस रिलैक्स स्टेज में लेकर के आना है। तो जो डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थी
वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, यानी डायफ्राम वापस डोम शेप में आ जाएगा। जो आपके आउटवर्ड रिब्स एंड स्टर्नम गए हुए थे ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब उसमें वापस से रिलैक्सेशन होगा और ये इसको खींच के नीचे की तरफ लेकर के आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अब की बार क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, दिस इज द वॉल्यूम, जो कि क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। एंड जब ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से जो अंदर की तरफ प्रेशर है, देखो वॉल्यूम कम हो गया, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ गया, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर प्रेशर इस टाइम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। देखो सब चीजें पास आ गई हैं, ये ऊपर हो गया है, एंड आपका प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। एयर में जो प्रेशर है वो अब कम है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर इनसाइड द लंग कैविटी, और वी कैन से इनसाइड द पल्मोनरी कैविटी। तो इस वजह से होगा क्या, आपके पास जो अंदर एयर है जिसमें CO2 ज्यादा है वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सपायरेशन। इसमें आपने किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है, इसमें जस्ट क्या हुआ है, जो चीज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड थी वो आपकी रिलैक्स स्टेट में आ गई है। तो मैं लिख देती हूँ, डायाफ्राम फ्लैट से वापस क्या हो गया है, डोम शेप हो गया है, एंड ये अब इस टाइम पर रिलैक्स है। एंड फाइनली जो आपकी रिब्स एंड स्टर्नम थी, रिब्स एंड स्टर्नम, ये भी क्या आ गई है, रिब्स एंड स्टर्नम जो थी आपकी, नाउ दिस इज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। याद रखिएगा, दिस इज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ गई है, एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ आ गई है और नीचे की तरफ आ गई है। क्यों? क्योंकि जो आपकी EICM थी, यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, दे आर नाउ रिलैक्स। तो जब ये रिलैक्स होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास ये डोम शेप हो जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम वापस अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएंगी, एंड ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू विच प्रेशर विल इंक्रीज इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, और जो भी एयर होगी वो सारी अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर इस टाइम पे प्रेशर थोड़ा कम है। ये तो मैंने आपको बताई सारी नॉर्मल ब्रीदिंग की बात। एंड वन थिंग, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपने किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है, तो एक्सपायरेशन इज कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस। ये कैसी होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, विदाउट ATP और वी कैन से विदाउट एनर्जी कंजप्शन होती है, एंड पैसिव है जिसमें कंप्लीटली 2 सेकेंड्स आपके पास लगते हैं। तो अगर हम देखें, हम 1 मिनट के अंदर यानी विद इन 60 सेकेंड हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 12 to 16 पर मिनट होती है। यानी एक कंप्लीट साइकिल जिसमें इंस्पायरेशन होना है, एक्सपायरेशन होना है, उसमें कंप्लीटली आपको 5 सेकेंड लगते हैं 1 साइकिल में। तो वही 60 सेकेंड में आप कम से कम 12 से 16 बार ब्रीद कर सकते हो। ये जो चीज मैंने आपको बताई, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग। लेकिन जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो ये बात याद रखना कि फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पे बच्चों, फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पे 2 मसल्स और इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड और क्या बोलते हैं इसको हम, जो हमारे पास रेस्पायरेशन में होती है, जब हम बात करते हैं फोर्सफुल, दिस इज अबाउट फोर्सफुल रेस्पायरेशन। तो इसमें आपके पास 2 चीजें और आती हैं, एक आती है एब्डोमिनल मसल्स, एंड दूसरा क्या आता है आपके पास, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये 2 चीजें आती हैं। इसमें आपकी एब्डोमिनल मसल जब रिलैक्स होती है और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जो आपकी जो वॉल्यूम है वो और डिक्रीज हो जाएगा और फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होगा। तो ये 2 एडिशनल मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं रेस्पायरेशन में। तो ये पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका रिलैक्सेशन होता है। तो पूरी वीडियो 2 पार्ट में आपके पास होगी, आप पूरी वीडियो को देखिएगा और बेसिक कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको और कौन सी वीडियो पे टॉपिक, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।